नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है माँ का अपमान। राधिका जी के मन में कुछ टूट गया। वो तुरंत बोली, क्या हुआ है तुझे? हाँ, और तूने मुझे याद क्यों नहीं किया? मैं तो सोच रही थी तू पूरी तरीके से अपनी फैमिली में बिजी हो चुकी है या अपने पति की यादों में वापस से गुम। लेकिन कब तक तू उदास और टूटी रहेगी? तूने कुछ आगे का सोचा है कि नहीं? जिस पर शांता जी ने कहा, मतलब? राधिका जी ने, मतलब यह कि इस बार हम सारे दोस्त मिलकर रामेश्वर घूमने जा रहे हैं। तू भी मेरे साथ चल रही है। मैं तेरे लिए टिकट कटवा ली हूँ, समझी तू भी चलेगी इस बार। पिछले 2 बार तू मना कर चुकी हो। जिस पर शांता जी ने हैरानी से पूछा, मैंने मना किया? लेकिन कब? राधिका जी ने कहा, अरे पिछली बार वैष्णो देवी यात्रा पर गए थे ना, और उससे पहले मानसरोवर यात्रा पर गए थे। मैंने फ़ोन पर फ़ोन लगाए थे, लेकिन तेरा तो फ़ोन ही नहीं लगता था। पता नहीं कौन से काल कोठरी में तूने फ़ोन को छुपा कर रख दिया था। आखिर में तेरे बेटों को फ़ोन लगाया, तब तेरे बेटों ने ही कहा कि माँ मना कर रही है। अब पापा के बगैर उनका कहीं जाने का मन नहीं करता। इस बार मैंने किसी और नंबर से फ़ोन लगाया तुझे। कमाल है, यह नंबर तो लग गया। सुनकर शांता जी और भी हैरान हो गई, क्योंकि उन्हें इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी कोई भी अंदाज़ा ही नहीं था कि आखिरकार उसके दोस्त यह सब क्या बोल रही हैं। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं सवाल आ जाता है, तो आखिरी क्या हुआ है शांता जी के साथ? किसने किया यह सब? जानने के लिए कहानी पूरी ज़रूर सुने। सुबह का वक्त है। बरामदे में बैठी शांता देवी ऊन बुन रही थी। सामने बड़ी और छोटी बहू बेतहाशा कपड़े पैक कर रही थी। टीवी पर गाने चल रहे हैं। बच्चे हंसी ठिठोली कर रहे हैं। बड़ी बहू तेज आवाज़ में बिना देखे, माँ जी हम सब निकल रहे हैं, शाम तक लौटेंगे। आपका खाना हमने अलग रख दिया है और रसोई में बस बच्चों का खाना है, उसे हाथ मत लगाना, समझी आप? और थोड़ा ही खाना खाना, ज़्यादा मत खा लेना, पेट में गैस हो जाती है आपको। फिर आप घर के माहौल को भी बदबूदार बना देती हैं। जिस पर शांता देवी धीरे से मुस्कुराने की कोशिश में बोली, अरे बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर तुम लोग बुरा ना मानो तो मैं भी साथ चल लूँ क्या? थोड़ा मन बहल जाएगा। कई दिनों से बाहर नहीं निकली हूँ, बस इसी घर में रहती हूँ। जिस पर छोटी बहू ताने भरे लहजे में पैकिंग करते हुए, अरे माँ जी, आप वहाँ क्या करेंगी? अगर आप जाएंगी तो हमारे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? हाँ, आपके भरोसे ही तो हम जा रहे हैं। ज़रा अपनी उम्र देखिए। आपने तो अपनी ज़िंदगी जी ली, अब हमें भी हमारी ज़िंदगी जीने दीजिए। वैसे भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, जो आपसे सही नहीं जाएगी। अच्छा होगा आप यहीं घर पर रहें और बच्चों को संभाल लें। वहाँ रिसोर्ट है, झूले, स्विमिंग पूल, ये सब आपके बस का नहीं है। ऊपर से आपको तो सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़नी आती ठीक से। कहीं गिरा गई तो पूरा मूड खराब हो जाएगा सबका। इसीलिए मुसीबत मत बढ़ाइए। अपनी बहू की बात सुनकर शांता जी को थोड़ी सी शर्मिंदगी फील हुई। वह बड़ी बहू हंसते हुए पर तंज के साथ बोली, सही कह रही है छोटी,
वैसे भी माँ जी को आराम की ज़रूरत है, घूमने फिरने की नहीं। इतनी उम्र में ट्रिप पर कौन जाता है भला। अब आपको घर की ही हवा सूट करती है। शांता देवी हल्की ठहरती है, फिर धीरे से बोली, ठीक है बेटा, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। जिस पर बड़ा बेटा कुंजी उठाते हुए बहुओं के सुर में बोला, माँ, आप क्यों अपनी हड्डियों को मुसीबत देना चाहती हैं? आप परेशान मत होना, हम रात को खाना खा कर ही लौटेंगे। आपका भी रात का खाना रखवा दिया है, वही गरम करके खा लेना। गैस ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। पता है ना, पिछली बार जलने से कितनी बदबू आई थी घर में। फिर पूरा फर्नीचर ही चेंज करवाना पड़ा था और उसमें बहुत सारे पैसे खर्चे हो गए थे। इसीलिए इस बार ध्यान रखना, वरना पता चले हमारे आने से पहले ही आपने पूरे घर को जलाकर राख कर दिया है। जिस पर बड़ी बहू जल्दी से बोली, अजी, आप सही कह रहे हो, मैं न ताला लगा देती हूँ। वैसे भी इनकी तो यादाश्त कमज़ोर हो गई है, कहीं भूल गई तो खुद तो बूढ़ी हो गई हैं। मरने की उम्र है, लेकिन इनके चक्कर में हमारे बच्चों को भी खतरे में डाल देंगी। वही अपने बेटे बहू की बातें सुनकर शांता देवी को बहुत बुरा लगा। वही थोड़ी नाराज़गी से बोली, तुम लोग ऐसे कैसे सोच सकते हो, मेरे होते हुए कभी भी। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही उनकी छोटी बहू गुस्से के साथ बोली, अरे माँ जी, आप तो रहने ही दीजिए। आप पिछला एक्सीडेंट भूल गई क्या? आपकी वजह से ही पूरे घर में आग लगने वाली थी। इसीलिए आप तो यह बातें मत ही करिए और जो कहा है उसका ध्यान रखना। तभी छोटा बेटा अपना बैग लाते हुए बोला, सब तैयार हो गए तो चलें। जिस पर सबने जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया और दोनों बहुएं हंसती है बेटों को साथ लेकर कार में बैठ जाती है। गाड़ियों की आवाज़ें धीरे धीरे दूर होती जाती है। शांता देवी खिड़की के पास जाती है, हाथ कांपते हुए पर्दा थोड़ा सरकाती है। बाहर सड़क पर उड़ती धूल में उनकी नमी भरी आंखें खो जाती है। वो लोग जाते हुए घर के बाहर दरवाजे पर भी ताला लगा कर गए थे, जिससे कि शांता देवी कहीं और ना चली जाए। ये सब देखकर शांता देवी जी को बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हुआ। कभी कभी बुढ़ापा उम्र से नहीं, अपनों के व्यवहार से महसूस होता है। जब घर की रोशनी बाहर चली जाती है, तब अकेलापन दीवारों से उतरकर दिल में उतर जाता है। ये बोलते हुए उनकी आंखों से आंसू बह निकले। शांता देवी अकेली कमरे में बैठी है। घड़ी की टिक टिक पूरे घर में गूंज रही है। वो अपनी बीती जिंदगी में उलझी हुई थी। तभी उन्हें बहुत ज़ोर से भूख लगने लगी, जिससे वो धीरे धीरे डाइनिंग टेबल की ओर जाती है। ढक्कन खोलती है। थोड़ी दाल, कुछ सूखी रोटियां और एक प्याज। शांता देवी धीमे स्वर में खुद से, अभी तो सुबह के 8 ही बजे हैं और पूरा दिन इसी में निकालना होगा। ये लोग चाहते क्या हैं कि मैं भूखी मर जाऊं? यह कहाँ से खाने लायक है खाना? वो रोटियों को देखती है, फिर आह भरती है। शांता देवी मन में सोचती हुई, पिछली बार भी जब सब घूमने गए थे तब भी इतना ही छोड़ गए थे मेरे लिए। रात को जब भूख लगी थी तो बस यही कहा था मैंने, बहू थोड़ा और दे दो, बहुत भूख लगी है। उनकी आंखों में वो दृश्य उभर आता है। बहुएं झल्ला कर बोल रही थी, बेटे खामोश थे। फ्लैशबैक, पिछली रात का दृश्य। डाइनिंग टेबल पर सभी लोग बैठे हैं। प्लेटों में स्वादिष्ट खाना है।
पूरी सब्जी, रसगुल्ला, पुलाव, पनीर, छोले भटूरे, बूंदी का रायता, ये सब कुछ वो होटल से लेकर आए थे। शांता देवी को कोने में छोटी प्लेट में थोड़ी दाल रोटी दी गई है। शांता देवी धीरे से मासूमियत में बोली, बहू जरा थोड़ा और दे दो ना, बहुत भूख लगी है बेटा। सुबह से यह सबसे पेट नहीं भरा था। उन्होंने ये कहा ही था कि उनकी बड़ी बहू कड़वी हंसी के साथ बोली, अरे माँ जी, आपका तो कभी पेट भरता ही नहीं। अभी 2 रोटियां और खाई थी आपने, अब क्या पूरी हांडी साफ करनी है क्या? एक दिन होटल से खाना क्या मंगा लिया, आपकी तो जीभ लप आने लगी। ये सब हम अपने बच्चों के लिए लाए हैं, आपके लिए नहीं। इसीलिए जो मिला है वही खाइए। बल्कि छोटी बहू भी ताना मारती हुई बोली, सही कह रही हैं बड़ी दीदी, और वैसे भी आपको पता नहीं है क्या, आपका पेट बाहर के खाने से खराब हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर ने बाहर से खाने के लिए मना किया है, और फिर कल पेट दर्द हुआ तो हमें ही दौड़ना पड़ेगा डॉक्टर के पास, और हमारा ट्रिप भी कैंसिल हो जाएगा। आपको अपनी उम्र का जरा भी ख्याल नहीं है ना माँ जी? क्यों हर बार हमारे पीछे पड़ी रहती हैं? खुद की ज़िंदगी थोड़ी सी बची है, उसे सुकून से जी लीजिए। ये सब सुनकर शांता देवी ने अवाक होकर अपने बेटे को देखा, जो चुपचाप ऐसे खाना खा रहा था जैसे उन्होंने कुछ भी सुना ही नहीं। जिससे उन्होंने धीरे से कहा, अरे बेटा, बस आधी रोटी और चाहिए, तुम्हारा बाहर का खाना नहीं चाहिए, दिन भर कुछ खाया नहीं था। जिस पर बड़ी बहू कुर्सी खिसकाते हुए, आवाज़ ऊंची करते हुए बोली, क्यों नहीं खाया था? हम तो रह कर गए थे ना। बाहर से थके हारे आए हैं और आप चाहती हैं हम आते ही आपकी सेवा में लग जाएं। हमें नौकरानी समझ रखा है क्या आपने? हर बार यही बात बोलती रहती हैं, दिन भर कुछ नहीं खाया, भूख लगी है। बस नाटक चल रहा है रोज का। हम कोई होटल नहीं चला रहे यहाँ कि जब मन किया तब ऑर्डर दे दिया, जो है वही खा लो, कुछ भी नहीं बना रही मैं। ये सुनकर बड़े बेटे ने मोबाइल से नज़र उठाई, लेकिन कुछ नहीं बोला। छोटा बेटा बस पानी का गिलास उठाकर पीता रहा, जैसे कुछ सुना ही ना हो। ये सुनकर शांता देवी टूटे स्वर में बोली, मैंने तो बस प्यार से कहा था, बेटा बुरा मत मानना। जिस पर छोटी बहू तेज लहजे में बोली, प्यार से? अरे माँ जी, आप तो बस खाना देखो और शुरू हो जाओ। हम दिन भर काम करें, मेहमानों को संभालें और ऊपर से आपकी नौकरानी भी बने। आपकी उम्र में तो लोग उपवास करते हैं, आप हैं कि तृप्त ही नहीं होती। जब देखो तब बहुओं को परेशान करने का एक बहाना नहीं छोड़ती। शांता देवी की आंखें भर आती है। वो धीरे से अपनी थाली साइड में कर देती है और माफ़ी मांगकर वहाँ से जाने लगती है, जिसे देखकर बड़ी बहू चिढ़ते हुए बोली, लो अब ड्रामा शुरू। हमने तो बस 2 बात कही और अब आंसू बहेंगे। कल पड़ोस में सबको यही बताओगी कि बहुओं ने खाना नहीं दिया, हमें बुरा बना देंगी। लेकिन शांता देवी नहीं रुकी और कमरे में चली गई। पीछे से बहुएं बातें करती हैं, देखा बुरा मान गई। अरे छोड़ो, अब आदत है इन्हें। बड़े बेटे की आंखें कुछ पल तक अपनी माँ को पीछा करती है, पर फिर वो मोबाइल में वापस झांकने लगता है। सारी बातें याद करके शांता देवी धीरे से थाली में रखी वही सूखी रोटियां देखती है। उनके हाथ कांपते हैं,
गले में कुछ अटक जाता है। बस इतनी सी बात थी, आधी रोटी की, और उस दिन सब ने ऐसा तमाशा बना दिया जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। धीरे से वो एक रोटी तोड़ती है, थोड़ी दाल में डुबो कर खाती है। दाल ठंडी है, स्वादहीन है, पर उनके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं है। खिड़की के बाहर बच्चों की हंसी सुनाई देती है, लेकिन उस आवाज़ में अब उनके लिए कोई अपनापन नहीं था। कभी कभी बुढ़ापा भूख से नहीं, अपनों की बेरुखी से तोड़ देता है, और जो दिल सालों से सबका पेट भरता आया हो, वो खुद अपनी आधी रोटी के लिए तरस जाता है। एक लंबी गहरी सांस लेकर शांता जी अपने कमरे की तरफ बढ़ी। उनके कदम भारी थे, जैसे हर कदम के साथ उम्र भी उन पर थोड़ा और चढ़ रही हो। कमरे में घुसते ही सबसे पहले उनकी नज़र दीवार पर टंगी अपने पति की तस्वीर पर पड़ी। पुराने फ्रेम के शीशे पर हल्की धूल जमी थी। उन्होंने पल्लू से धीरे धीरे उसे पोंछा, जैसे किसी जिंदा इंसान का चेहरा सहला रही हो। तस्वीर में वही मुस्कुराहट थी जो सालों पहले उनके हर दुख को हल्का कर देती थी। एक वही तो थे, उन्होंने धीमे से बुदबुदाया, जिन्होंने कभी मुझे भूखा नहीं रहने दिया, चाहे खुद कम खाया हो, लेकिन मुझे हमेशा पहले प्लेट दी। उनकी आंखों में नमी उतर आई, होठ कांपे, जैसे कोई बहुत पुराना दर्द फिर से जीवित हो उठा हो। पति के जाने के बाद से यह कमरा ही उनका सबसे बड़ा साथी बन गया था। दीवारें, अलमारी, पुराने बिस्तर की सिलवटें, सब में उनकी यादें बंद थी। उनके पति के एक्सीडेंट को हुए बरसों बीत गए थे, लेकिन वो दिन आज भी उनके जहन में वैसे ही ताज़ा था। 3 साल के थे उनके बेटे, दोनों के हाथों में अब तक दूध की महक थी, और उसी उम्र में उन्होंने विधवा का सफ़ेद कपड़ा ओढ़ लिया था। सिर पर जैसे दुखों का आसमान टूट पड़ा था। वो दिन जब सब कुछ खत्म हो गया था, और फिर भी उन्होंने खुद को ख़त्म नहीं होने दिया। उन्हें अपने बच्चों के लिए जीना था। वो बचपन से पढ़ने में अच्छी थी, पर किस्मत में उन्हें किताबों से ज़्यादा ज़िंदगी का सबक सिखा दिया। उन्होंने बच्चों के साथ खुद भी पढ़ाई की, और किसी तरह मेहनत करके एक छोटी सी सरकारी नौकरी पाली। दिन में दफ्तर, रात में घर और बच्चों की देखभाल, यही उनकी दुनिया थी। धीरे धीरे साल बीत गए। बच्चों ने पढ़ाई की, नौकरी की, और जब वो अपने पैरों पर खड़े हुए, तब उन्होंने अपने बेटों की एक ही घर में दोनों बेटियों की शादी करा दी। उन्हें लगा कि अब शायद ज़िंदगी थम जाएगी, अब चैन मिलेगा। दोनों बेटों की शादी कर दी, सोचकर कि अब घर में हंसी खुशी लौट आएगी। अब तो बहुएं भी हैं, पोते पोतियां होंगे, और वह बुढ़ापा जो अकेलापन का डर दिखाता था, अब शायद सुकून का साथी बन जाएगा। पर वक्त ने फिर धोखा दिया। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, वैसे वैसे अपने ही बच्चे उनसे दूर होते गए। अब वही बेटे और बहुएं जिन्हें वो अपनी मेहनत से बड़ा किया था, उन्हें ही बोझ समझने लगे थे। अब तो वो घर की बुजुर्ग नहीं, एक ज़रूरत भर नौकरानी बन गई थी। सबके काम करती, सबकी बात सुनती, पर उनकी कोई बात सुनने वाला नहीं था। कभी सोचती, जब वो जवान थी तो किस तरह पति उन्हें हर जगह घुमाने ले जाते थे। कभी मंदिर, कभी पहाड़, कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ। घूमना उनका शौक था, उनका सुकून था। लेकिन अब तो महीनों से घर के बाहर नहीं निकली थी। सुबह रसोई, दोपहर में खामोशी, और शाम को दीवारें से बातें करना, यही दिनचर्या बन गई थी। कभी कभी खिड़की से बाहर झांकती तो सामने वाले घर के बच्चे खेलते दिख जाते।
हंसी की आवाज़ सुनकर दिल में एक चुभन होती। वो सोचती मेरे बच्चे भी कभी ऐसे ही हंसते थे। फिर आंखें नम हो जाती और वो खिड़की बंद कर देती। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सोचा था कि अब सुकून का समय शुरू होगा। बच्चों के साथ घूमने जाएंगी, कभी मंदिर के दर्शन, कभी किसी पहाड़ी जगह का मौसम। लेकिन अब तो वो कहीं जा नहीं सकती, बल्कि कोई उन्हें ले भी जाना नहीं चाहता। घर में कोई बीमारी नहीं थी, पर जैसे सबने तय कर लिया था कि उन्हें बीमार मानना है, ताकि उन्हें हर चीज़ से दूर रखा जा सके। कभी मन ही मन सोचती, क्या यही बुढ़ापा होता है, जब इंसान को सिर्फ जिंदा रहने दिया जाता है, जीने नहीं। वो चुपचाप बिस्तर पर बैठी अपनी सूखी हथेलियों को देखती रही। इन हथेलियों ने कभी घर बनाया था, बच्चों के लिए नींदें छोड़ी थी। अब वही हथेलियाँ बस कांपती थी, किसी सहारे को तरसती थी। दीवार पर लगी घड़ी की टीक टीक सुनाई दे रही थी। हर आवाज़ जैसे कह रही थी, समय बीत गया पर तुम वहीं अटकी रह गई। वो सोचने लगी, कभी लगता है मेरे अंदर अब भी वही जवान औरत जिंदा है, जो घूमना चाहती है, जो हंसना चाहती है, जो अपने बच्चों के साथ बैठकर बातें करना चाहती है। पर अब उस औरत को घर वालों ने दादी बना दिया है, सास बना दिया है, और वो भी कैद है। उनकी आंखों से एक बूंद गिरकर उनकी गोद में रखे पुराने स्वेटर पर पड़ी। वो बूंद धीरे धीरे धागों में समा गई, जैसे उनकी जिंदगी थी। एक एक धागे में उलझती चली गई थी। अब तो जैसे शांता जी के लिए यह सब रोज का सिलसिला बन गया था। जब भी घर के लोग कहीं घूमने जाते, उन्हें कमरे में बंद कर जाते, जैसे कोई सामान रखा छोड़ा हो, जिसे चोरी का डर हो, इंसान नहीं। वो अक्सर सोचती, कम से कम एक बार तो पूछ लो, माँ चलोगी हमारे साथ। पर किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं थी। उनकी बहुएं तो यह भी कह देती, माँ जी आप वहाँ जाकर क्या करेंगी, आपको तो ज़्यादा चलना फिरना भी नहीं होता, थक जाओगी। और फिर ताला लग जाता दरवाजे पर। उनके अपने घर का दरवाज़ा। धीरे धीरे उन्हें उस घर की दीवारों से घुटन होने लगी थी। वो खिड़की से बाहर झांकती, पर अब वहाँ भी कोई चेहरा नहीं दिखता था। सामने वाले शर्मा जी की पत्नी, जो कभी रोज मिलने आ जाती थी, अब महीनों से नहीं आई थी। एक एक कर सारे दोस्त, सारी सहेलियां जैसे उनकी जिंदगी से गायब हो गए थे। कभी वो खुद कॉल करने की कोशिश करती, पर अब तो किसी का भी नंबर लगना मानो किसी पुराने रिश्ते की तरह था, कटा हुआ हो। उनके पोते पोतियां भी अब उनसे दूर रहने लगे थे। पहले उनके साथ बैठते थे, कहानियाँ सुनते थे, पर अब सब मोबाइल और गेम्स में उलझे हुए थे। अगर वो बुलाती भी तो बस इतना सुनने को मिलता, दादी प्लीज़ अब परेशान मत करिए, आप अपनी पुरानी बातें और ज्ञान अपने पास रखिए। फिर वो चुप हो जाती। बहुएं तो अब उन्हें सिर्फ एक जिम्मेदारी की तरह देखती थी। माँ जी दवा ले ली, माँ जी लाइट बंद कर देना, बिल बढ़ता ही जा रहा है। अगर टीवी देखती तो बच्चे जल्दी से आकर रिमोट ले लेते। वो सोचती कि चलो साथ तो देखेंगे, लेकिन बच्चे बोल देते, दादी मेरे दोस्त आ रहे हैं, आपको देखकर वो मेरा मजाक उड़ाएंगे कि दादी के पास भी रहता है, आप अपने रूम में जाओ। शांता जी को कभी कभी बहुत रोना आ जाता, लेकिन वो क्या ही करती। सब कुछ उनके बस में नहीं था, बल्कि सब कुछ बस इतने तक सीमित रह गया था। रिश्ता, ना कोई बात, ना कोई अपनापन, बल्कि रिटायर के पैसे भी बहू बेटे ही लेने लगे थे।
लेकिन तब भी उन्हें 2 कौड़ी की इज्जत नहीं दी जाती। वो अक्सर सोचती, अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं, आवाज़ भी है मेरी, पर जिस दिन ये भी जवाब देने लगेंगे ना, उस दिन शायद ये लोग मुझे देखने भी ना आए। यह सोचकर उनका दिल सिहर जाता। कभी कभी लगता था अब कुछ फैसला लेना ही होगा, कहीं निकल जाना चाहिए, किसी आश्रम गृह में या पुराने दोस्तों के पास। कम से कम वहाँ कोई कैद तो नहीं करेगा। वो इन्हीं सोचों में उलझी थी कि अचानक उनका फ़ोन बज उठा। फ़ोन की रिंग जैसे उनके सन्नाटे को चीरती हुई कमरे में गूंजी। उन्होंने धीरे धीरे फ़ोन उठाया, क्योंकि अब तो कोई फ़ोन आता ही नहीं था। बेटे बहुएं तो क्या, कभी किसी ने हाल तक नहीं पूछा। स्क्रीन पर देखा अननोन नंबर। थोड़ा झिझकते हुए कॉल रिसीव किया। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज़ आई। अरे शांता, कैसी है तू? कितने दिनों बाद तेरी आवाज़ सुन रही हूँ। शांता जी जैसे कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। राधिका, तू? उन्होंने धीमे से कहा। अरे तेरा नंबर तो बदल गया था क्या? उधर से राधिका हंसते हुए बोली। अरे मेरा नंबर नहीं, तू ही गुम हो गई थी। मैं कितने दिनों से तुझे फ़ोन कर रही थी, पर तेरे घर के नंबर से कोई उठाता ही नहीं। हर बार मैं कॉल लगाती, लगता ही नहीं था। समझ नहीं आता कि तू किस बात से मुझसे नाराज़ हो गई है। जिसे सुनकर शांता जी की आंखों में अचानक नमी आ गई। कई साल बाद किसी ने उन्हें नाम से पुकारा था। माँ जी, बुजुर्ग, माता जी, नहीं बस शांता। राधिका जी आगे बोली। मीना और मीरा भी तेरी बात कर रही थी कि तू उनका भी फ़ोन नहीं उठाती है। हम तीनों ने सोचा था अगर तू आज भी फ़ोन नहीं उठाएगी तो कल सीधे तेरे घर पहुंच जाएंगे। तू ठीक तो है ना? बता, कैसी है तू? शांता जी के गले में जैसे कुछ अटक गया। वो कुछ पल तक कुछ नहीं बोल पाई। फिर धीरे से बोली, ठीक हूँ राधिका, बस जिंदगी थोड़ी थक गई है। दूसरी तरफ कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर राधिका की आवाज़ नरम हो गई। थक गई है? क्यों शांता, क्या हुआ? शांता जी की आंखों से एक आंसू निकलकर गालों पर लुढ़क गया। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। सूरज ढल रहा था, पर लगता था जैसे वो भी अकेला हो गया हो। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, कुछ नहीं राधिका, बस अब घर है, दीवारें हैं और मैं हूँ। क्या हुआ है तुझको शांता? कैसी बातें कर रही है तू? राधिका ने थोड़े गुस्से से कहा, पहले मुझे ये बता, और साफ साफ इतने महीनों से कहाँ गायब है तू? ना फ़ोन, ना कोई खबर। मैं तो सोचने लगी थी कि तू पूरी तरह अपने बच्चों में व्यस्त हो गई है या फिर अपने पति की यादों में खो गई है। पर बता, कब तक ऐसे ही टूटी रहेगी, उदास रहेगी? आगे कुछ करने का सोचा है या फिर नहीं? शांता जी खुद में उलझी हुई बोली, क्या मतलब? वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या जवाब दें। कई सालों की थकान जैसे एक साथ मन में उमड़ आई थी। मतलब क्या? देख, तू पहले भी 2 बार मना कर चुकी है, पर इस बार तू मना नहीं करेगी। हम सब, मैं, मीना, मीरा और सविता रामेश्वर घूमने जा रहे हैं। तेरे लिए टिकट भी कटवा ली मैंने, समझी तू? तू इस बार मेरे साथ चल रही है, बस बात खत्म। शांता जी हैरान होकर बोली, मैं? पर तूने कब टिकट कटवा ली? और पिछली 2 से क्या मतलब है तेरा? राधिका हल्के से हंसी। अरे हाँ, वही तो कह रही हूँ। पिछली 2 बार जब हम वैष्णो देवी गए थे, तभी मैंने तुझे कई सारे कॉल्स लगाए थे, तभी तूने फ़ोन नहीं उठाया था। उससे पहले मानसरोवर यात्रा के वक्त भी
तेरे घर फ़ोन किया था, कितनी बार कॉल्स लगाया, पर तेरा नंबर तो जैसे किसी अंधेरे कमरे में बंद था, पता नहीं कहाँ छुपा कर रख दिया था। परेशान होकर आखिरकार तेरे बेटे को फ़ोन लगाया तो उन्होंने कहा माँ को कहीं जाना पसंद नहीं, पापा के बिना अब उनका मन नहीं लगता, जिससे हम कुछ बोल नहीं पाए। चलो ठीक है, लेकिन अब पता चला कि तुझे तो पता ही नहीं था इन यात्राओं के बारे में। शांता जी का दिल जैसे बैठ गया। उनके होठ कुछ कहने को खुले, पर शब्द गले में ही अटक गए। उन्होंने अंदर ही अंदर कहा, मतलब उन्होंने बताया ही नहीं? वो मन में सोचती रह गई। इतने सालों से बेटे और बहुएं उन्हें इस तरह बहाने बनाकर दुनिया से काट रहे थे और उन्हें इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं था। उनका मोबाइल, जो ज़्यादातर समय बहुओं के पास ही रहता था, शायद उन्हीं ने बंद करवा रखा था। वो यही सोच रही थी कि तभी राधिका की आवाज़ फिर आई, अरे भाग्यवान, कहाँ खो गई तू? क्या सोच रही है? शांता जी चौंक गई। नहीं, कुछ नहीं राधिका, बस ऐसे ही। फिर कुछ पल चुप रहकर बोली, इस बार मैं ज़रूर चलूँगी, कितना देना है बता दे, मैं पेमेंट कर दूँगी। राधिका की आवाज़ में अब मुस्कुराहट लौट आई। अरे नहीं नहीं, तू पैसों की चिंता मत कर, मुझे बस इतना सुनना था कि तू हाँ बोल दे, और तूने हाँ बोल दी बस। अब तो मैं चैन से सांस ले सकती हूँ। फिर वह हंसते हुए बोली, कल ही रवाना हो रहे हैं हम लोग। तेरी टिकट तो मैंने पहले ही करवा ली थी। वो तो शुक्र है आज किसी और के फ़ोन से तेरा फ़ोन लग गया, वरना फिर से नहीं लगता तो बहुत गुस्सा आता। लेकिन हमने भी सोचा था हार नहीं मानेंगे। अगर तू आज भी फ़ोन नहीं उठाती तो हम सच में तेरे घर पहुंच जाते, तुझे घसीट कर ले जाते। शांता जी मुस्कुरा दी। शायद महीनों बाद सच्ची मुस्कान आई थी उनके चेहरे पर। अच्छा बाबा, माफ़ कर दे, गलती हो गई, इस बार नहीं टालूंगी पक्का। बस यही सुनना था मुझे। राधिका ने कहा, मैं आधे घंटे में ग्रुप में सारी डिटेल भेजती हूँ, तू तैयारी कर ले, कल सुबह निकलना है। ठीक है, शांता जी ने कहा, मैं अभी पैकिंग शुरू करती हूँ। फ़ोन कट गया, पर शांता जी का चेहरा जैसे किसी पुराने सूरज की गर्मी में नहा उठा था। कई सालों बाद उन्होंने खुद के लिए कुछ करने का फैसला किया था। आंखें उनकी अब भी नम थी। रात गहरी थी, लेकिन राधिका का फ़ोन रखने के बाद भी उनके मन में सवालों का सैलाब उमड़ रहा था। आखिर क्यों मेरे दोस्तों के फ़ोन कभी नहीं लगे? क्यों हर बार मैं ही उनसे कट गई या मुझे काट दिया गया? उन्होंने धीरे से अपना पुराना फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर झुर्रियाँ भरे उनके हाथ थरथरा रहे थे। ये कहकर उन्होंने अपने पुराने दोस्तों राधिका, मीरा, मीना के नंबर खोले, पर जैसे ही उन्होंने देखा उनकी सांसें अटक गई। सभी नंबर ब्लॉक लिस्ट में थे। हर एक नाम के आगे लाल अक्षरों में लिखा था ब्लॉक्ड। उनकी आंखें चौड़ी हो गई। कपड़े की धोती से उन्होंने आंखें पोंछी, पर आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। यह सब किसने किया? वो खुद से बुदबुदाई। धीरे धीरे दिमाग ने जवाब दिया, और कौन करेगा, मेरे ही बच्चे। पल भर में जैसे सब यादें लौट आई। वो दिन जब बेटे और बहुएं बिना बताए विदेश घूमने चले गए थे। उन्हें बस दरवाजे पर खड़े होकर कहते सुना था, माँ घर का ध्यान रखना, बच्चों का भी। तब उन्हें लगा था चलो भरोसा तो करते हैं मुझ पर अब समझ में आया वो भरोसा नहीं, बोझ था। उन्हें घर का चौकीदार बना दिया गया था। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो उठी, धीरे धीरे कमरे की ओर चली। कमरे में टंगी
अपने पति की तस्वीर के सामने रुक गई। एक हाथ से तस्वीर को सहलाया जैसे वो वही हो। देखो जी, उनकी आवाज़ कांप रही थी। तुम होते तो ये सब नहीं होने देते। तुमने तो कभी भूखा नहीं सुलाया था मुझे, पर अब देखो भूख से ज़्यादा रिश्तों की ठंडक सताती है। तस्वीर की मुस्कान जैसे उन्हें ताकत दे रही थी। उन्होंने आंसू पोंछे और गहरी सांस ली और खुद से कहा, नहीं, अब रोना नहीं है। आप चाहते थे मैं हमेशा खुश रहूं, अब बस जीना है। वो सीधी अपनी अलमारी के पास गई। पुराने कपड़ों के बीच से उन्होंने कुछ पसंदीदा साड़ियाँ निकाली। एक हल्की गुलाबी, एक नीली रेशमी और वह सफ़ेद सूती साड़ी जो उनके पति को सबसे ज़्यादा पसंद थी। धीरे धीरे उन्होंने बैग में कपड़े रखे, फिर दवाइयों का बॉक्स निकाला और उसमें सावधानी से दवाइयाँ रखी। अपने सारे ज़रूरी कागज़, आधार कार्ड, पेंशन के कॉपी, कुछ पुराने नोट सब एक छोटे से थैले में रख लिए। अलमारी की ऊपरी शेल्फ से एक डिब्बा उतारा। उसमें कुछ सिक्के, थोड़े पुराने नोट और एक बचत खाता पासबुक रखी थी। उन्होंने पन्ने पलटे। उनके नाम से जमा थोड़े पैसे थे। उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आई। इतना तो काफ़ी है मुझे अपने पाँव पर खड़े रहने के लिए। वो बैग बंद करती है, फिर धीरे से फर्श पर बैठ जाती है। एक पल के लिए सब शांत। घड़ी की सुई जैसे थम सी जाती है। उन्होंने खिड़की के बाहर देखा। चांद आसमान में ठहरा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो खुद थी, अकेली पर उजली। उनके होठों से धीरे से एक वाक्य निकला, अब और नहीं, अब मैं खुद को कैद नहीं रखूंगी। उन्होंने अपने मोबाइल में एक एक कर सारे दोस्तों को अनब्लॉक किया। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, चलो राधिका, इस बार तो मिलते हैं सच में। वो बिस्तर पर लेट गई, तकिए के नीचे अपने पति की तस्वीर रखी और आंखें मूंद ली। बरसों बाद दिल में डर नहीं था, बल्कि उम्मीद थी, क्योंकि अब अगली सुबह उनके जीवन की पहली असली यात्रा शुरू होने वाली थी, अपने लिए, अपने अस्तित्व के लिए। देर रात को जब बच्चे घर आए, तब तक शांता जी सो चुकी थी, जिससे किसी ने भी उनके कमरे में जाने की जहमत भी नहीं उठाई। सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। आज भी वही किया। दूसरे दिन जब बेटे बहू चाय पी रहे थे, तो शांता जी तैयार होकर अपना बैग लेकर बाहर आई। रसोई से बर्तनों की आवाज़ें आ रही थी। छोटी बहू नाश्ता बना रही थी। बड़ी बहू मोबाइल पर व्हाट्सएप चला रही थी। दोनों को जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि आज क्या होने वाला है। तभी बड़ी बहू की नज़र शांता जी पर पड़ी। वो हंसकर बोली, अरे माँ जी, ये सूटकेस कहाँ ले जा रही हैं आप? कहीं जा रही हैं क्या? शांता जी मुस्कुराई, हाँ बेटा, जरा घूमने जा रही हूँ। राधिका और बाकी सब दोस्त बुला रहे हैं रामेश्वर यात्रा पर। कुछ पल के लिए रसोई में सन्नाटा छा गया। फिर छोटी बहू का चेहरा तमतमा उठा। क्या आप अकेली जाएंगी, वो भी इतनी दूर, और इस उम्र में? अरे सठिया गई हैं क्या? अपनी उम्र का कुछ तो लिहाज करो। उसकी आवाज़ में ताना और डर दोनों थे। अरे माँ जी, यह उम्र है क्या अब घूमने की? अगर कहीं गिर गई तो हमसे तो आपका सेवा नहीं होगी। बड़ी बहू ने कहा, कहीं गहरी चोट लग गई तो फिर हम क्या जवाब देंगे लोगों को? शांता जी अब तक शांत थी, पर इस बार उनकी आवाज़ में एक ठहराव था। गिर तो मैं कब की चुकी हूँ बेटा, बस फर्क ये है कि उस वक्त किसी ने उठाया नहीं और आज उठा लिया। दोनों बहुएं एक दूसरे को देखने लगी। बड़ी बहू ने फिर कोशिश की, अरे माँ जी, ऐसे तो नहीं बोलते।
हम तो बस आपकी चिंता कर रहे हैं। शांता जी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, चिंता वो तो तब होती है ना जब कोई पूछे कि माँ खाना खाया या नहीं, या फिर माँ चलिए हमारे साथ। तुम लोगों ने तो मेरे कमरे का दरवाज़ा तक बंद कर दिया था कल जाते वक्त। अब चिंता की बातें मत करो बेटा, अब मैं अपने लिए ज़रा जीना चाहती हूँ। छोटी बहू की भौहें चढ़ गई, और अगर हमने मना कर दिया तो? शांता जी ने बहुत शांति से कहा, तो मैं आशीर्वाद दिए बिना चली जाऊंगी। इतना सुनते ही दोनों बहुएं चुप। तभी बड़ा बेटा बाहर से आया। क्या हुआ माँ, ये बैग क्यों पैक है? शांता जी ने उसकी ओर देखा। राधिका का फोन आया था, मैं रामेश्वर जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ। बेटे ने माथा पकड़ लिया। माँ, ये क्या बच्चों जैसी जिद लगा रखी है? अब उम्र हो गई है, आराम कीजिए। ये यात्राएं जवान लोगों के लिए होती है। शांता जी ने गहरी सांस ली। बेटा, जवान लोग तो घूमने के लिए जाते हैं, पर बूढ़े लोग जिंदा रहने के लिए जाते हैं। पूरा घर एक पल के लिए ठहर गया। यह वही माँ थी जिसे सबने हमेशा चुप, सहमी और कमज़ोर समझा था। आज उसकी आवाज़ में बरसों की चुप्पी टूट रही थी। और हाँ, शांता जी ने बैग बंद करते हुए कहा, इस बार ताला तुम लोग लगाना, लेकिन याद रखना इस बार मैं बाहर से लौटूंगी। तुम्हारे अंदर की बंदिशें तोड़कर वो सीधी दरवाजे की तरफ बढ़ी। तभी छोटा बेटा आते हुए बोला, माँ क्या ड्रामा कर रही हो? और कैसे पता माँ कि रामेश्वर कोई ट्रेन या बस जाएगी? आपने टिकट बुक नहीं कराई है, कैसे जाएगी? कुछ तो सोचा करिए। आप ऐसे ही बिना सोचे समझे प्लान नहीं बनाते। यह सुनकर शांता जी ने गुस्से से देखते हुए कहा, क्या कहा? तुम अपनी माँ को सिखा रहे हो कि कैसे क्या करना चाहिए? शांता जी का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। उसने शांत आवाज में कहा, राधिका ने फ़ोन किया था दूसरे नंबर से। उसने टिकट की बात कही, तब पता चला कि तुमने मेरे दोस्तों के नंबर ब्लॉक कर दिए हो। यह सुनकर कमरे में सन्नाटा फैल गया। चारों बेटे बहुएं एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे किसी ने अचानक पर्दा ही खोल दिया हो। बड़ी बहू आई और आंखें घुमाते हुए गुस्से से बोली, हाँ तो क्या हो गया? अब इतनी सी बात का बहाना बनाकर आप इसमें भी भाग जाएंगी? हमने ऐसा क्या किया? क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम करीब है और हम कल ही बेंगलुरु जाने वाले हैं। शादी है मौसी के बेटे की। आप चली जाएंगी तो घर कौन संभालेगा और बच्चों को कौन देखेगा? और अगर आप अचानक कहीं गिर पड़ी तो आपकी सेवा कौन करेगा? उसका लहजा सुनकर शांता जी के भीतर की हिचक सी उठ खड़ी हुई। पहले तो वह शांत रही, पर बहुओं की वह नरमी भरपूर तकरार सुनते ही धीरे धीरे गुस्सा उनकी आंखों तक आ गया। उनकी आवाज़ उभर आई, पर इस बार नाजुक नहीं, कटु और ठोस। लगता है बहू, तुम भूल गई हो कि मैं तुम्हारी कोई दोस्त नहीं, सास हूँ, जिससे तमीज़ से बात करना आना चाहिए। और तुम होती कौन हो जो मुझे आदेश दे रही हो? तुम लोगों ने मुझे इस घर का चौकीदार समझ रखा है क्या, कि बच्चों को मेरे भरोसे छोड़कर चले जाओ और घर का ताला मेरे पीछे ही लगा दो? और इस हद तक कैसे गिर सकते हो? तुम मेरे फ़ोन से मेरे दोस्तों के नंबर ब्लॉक कर दिए। बड़ा बेटा कुछ बचाने की कोशिश में उठा, घूंट भरते हुए बोला, माँ हमने आपकी परेशानियाँ घटाने के लिए किया था, ताकि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। यह सुनते ही शांता जी ने जोर से थप्पड़ अपने बेटे को लगा दिया। उनके चेहरे पर पहरे लग गए। उसकी आवाज़ कंस्ट्रक्टेड तेज थी, डिस्टर्ब ना करे। तुमने मुझे दुनिया से काट दिया, समाज से काट दिया, और तुम्हें क्या लगता है
मैं अपनी ज़िंदगी की इज्जत तुम्हारे बचाव की वजह से नहीं मांगूंगी। तुम्हें ये बहाना बनाते हुए शोभा नहीं देता। उसकी हथेली बड़ा बेटे के गाल पर पड़ते ही कमरे में एक कांपन सा फैल गया। सब स्तब्ध। बड़े बेटे का चेहरा लाल हुआ। आंसू और शर्म के मिले जुले भाव छलक उठे। शांता जी का गुस्सा यहीं थमने वाला नहीं था। उसने छोटे बेटे और दोनों बहुओं की तरफ मुड़कर एक एक करके कहा, आप लोगों ने मुझे अपमानित किया, रोज ताने, रोज उपेक्षा। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं अपनी ज़िंदगी खुद जीऊंगी, अपने पैसों से, अपने तरीके से, किसी की मर्जी से नहीं। बच्चे बोलने को उठे पर शब्द कहीं गले में रुक गए। वही शांता जी ने बैग का पट्टा कंधे पर टांगा, दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाई। पीछे मुड़कर उसने एक बार ठंडी सख्त नजरें डाली। ना कोई करुणा, ना कोई अफसोस, बस एक निर्धार, जो भी चाहिए अपनी मर्जी से करना। उसने कहा, पर मेरा नाम मत भूलो। माँ थी, हूँ और रहूँगी। और ये बोल वो घर से बाहर निकल आई। अंदर सब अपना सर झुकाए, आंखों में आंसू लिए खड़े थे। वहीं बाहर गेट के पास ऑटो खड़ा था। राधिका इंतजार कर रही थी। चल भाग्यवान, देर हो रही है। शांता जी ने मुड़कर एक आखिरी बार घर को देखा। वो घर जहां उन्होंने जिंदगी दी थी और अब पहली बार जिंदगी वापस लेने जा रही थी। उन्होंने हल्की मुस्कान दी और कदम बढ़ा दिए। इस बार किसी के लिए माँ नहीं, बस शांता जी बनकर। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा लें। धन्यवाद।